हम दो बहनों में केवल 2 साल का अंतर था। दीदी गोरी चिट्टी सुंदरता की मूरत और मैं श्याम सलोनी। मेरा नाम बबीता है और दीदी का नाम गीता। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था और मैं बात बात पर लड़ पड़ती थी। वे शालीनता की मूरत सी बनी रहती थी, इसलिए सब लोग उनकी तारीफ करते थे। उनके शांत स्वभाव को सराहते थे और मैं मन ही मन उनसे जल भुन जाती थी। कॉलेज के दिनों से मैंने अपने कपड़े नए फैशन के अनुसार अपनी पसंद से खरीदने शुरू किए। मैं हमेशा गीता दीदी की अलमारी की चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं बरतती थी, पर मजाल उनकी कि वो मेरी कोई चीज़ ले लें। माँ हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि इस उम्र में लड़कियों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, ससुराल में कैसे निर्वाह होगा। पर मुझे तो ससुराल जाना ही नहीं है कभी। दलील देकर मैं अपना पल्ला झाड़ लेती थी। पर यह क्या, कॉलेज के दिनों में ही गीता दीदी की शादी के लिए रिश्ता आ गया। कॉलेज के ही एक प्रोफेसर सिंह के बेटे रवि के लिए, जो फौज में सेना अधिकारी था। अच्छा घर और वर देखकर 2 महीने में ही गीता दीदी का ब्याह रवि से हो गया था। फौज में छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और उन दिनों रवि छुट्टी पर आया हुआ था। शादी में गीता दीदी को ससुराल से मिले गहने और कपड़े देखकर ना जाने मेरे मन में कैसे कैसे भाव उठ रहे थे। अगर मैं शादी कर लूँ तो मुझे भी ऐसे ही सजने संवरने को इतना साथ सामान मिलेगा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं रवि जीजू जैसे सजीले नौजवान को पाने के सपने देखने लगी थी। अब पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी मन होता गीता दीदी के ससुराल पहुंच जाती और वहां उन दोनों के प्यार के बीच कबाब में हड्डी बन जाती। जीजी ने तो मेरा नाम बावली ही रख दिया था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गीता दीदी के सारे कपड़े गहने पहनकर देखती और अपने शौक पूरे करती। एक ही शहर में होने के कारण कॉलेज की बजाय मुझे उनके घर जाना ज़्यादा अच्छा लगता था। गीता दीदी भी मुझ पर अपना सारा प्यार उड़ेलती और मैं उनकी जिस चीज़ पर हाथ रखती मुझे बड़े प्यार से दे दिया करती थी। घर आने पर माँ की बहुत डांट पड़ती। वे पिताजी से शिकायत भी करती, पर मुझे क्या होना था। मैं जो कर रही थी उसमें ही मुझे बड़ा संतोष मिल रहा था, क्योंकि इससे मेरे मन में तो शांति होती ही। कुछ समय के लिए मैं अपनी ईर्ष्या प्रवृत्ति को थपकी देकर सुला पाती थी। कुछ ही दिनों में रवि जीजू की छुट्टियां समाप्त हो गई और दीदी उनके साथ चली गई, जानते हुए भी कि ऐसा संभव नहीं है। अपनी ईर्ष्या के वश होकर एक दिन मैं माँ से जिद कर बैठी कि मुझे भी वैसे सारे कपड़े गहने चाहिए जैसे गीता दीदी को ससुराल से मिले थे। मेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी गीता दीदी की शादी में खर्च हो चुकी थी। मेरी शादी के लिए उनके पास बस उनका पीएफ का पैसा ही जमा था। इस फंड से वो मेरी शादी तो करवा सकते थे, पर गीता दीदी के ससुराल से मिली चीज़ों जैसी हर चीज़ नहीं खरीद सकते थे, खास तौर पर महंगे कपड़े और गहने। पर मुझे तो वही सब चाहिए था। फिर भी माँ ने समझा बुझाकर मुझे शांत किया। अब मैं भी सपने देखने लगी कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक खूबसूरत सा नौजवान मेरी दुनिया में भी आएगा। फिर मैं भी अपनी हसरतें पूरी कर सकूंगी। पर ऐसा नहीं हो सका। एक जगह से मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। उन लोगों ने मेरी जन्म कुंडली मांगी। हमारे घर पे किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हम दोनों बहनों की जन्म कुंडली बनी ही नहीं थी। गीता दीदी की शादी में किसी ने भी लड़के लड़की की कुंडली नहीं मिलाई थी और शादी हो गई थी। पिताजी ने मेरे जन्म की तारीख, समय और शहर का नाम लड़के के घर वालों को दे दिया। उन लोगों ने स्वयं ही मेरी जन्म कुंडली बनवा ली और यह कहकर रिश्ता वापस कर लिया कि मैं तो मंगली थी, जिससे भी मेरा विवाह होगा वह वर जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। माँ और पिताजी ने मुझे बहुत समझाया और हमने मंदिर के पंडित जी से विचार विमर्श किया। पंडित जी ने बताया कि मेरी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा देखते हुए अगर मेरा विवाह 35 वर्ष की अवस्था के बाद किया जाए तो अशुभ नहीं होगा। हालांकि मेरे माता पिता इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे।
पर फिर भी उन्होंने पंडित जी की बातों को गंभीरता से ले लिया और मुझे समझाया कि मैं अपना ध्यान अपनी शादी से हटाकर पढ़ाई में दूं। जब सही समय आएगा तो विवाह भी हो जाएगा। मैं अपने मन के सारे सपने मन में ही संजोकर फिर से नियमित रूप से कॉलेज जाने लगी। मेरे अरमान पूरे होने से पहले ही मिट्टी में मिल चुके थे। अमंगल होने की किरच तो मन में चुभी ही हुई थी। मैंने माँ से वादा लिया कि जब भी मेरी शादी होगी मैं दीदी जैसे गहने जरूर बनवाऊंगी। समय बीतता गया। मैंने पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी करने लगी। इसी बीच एक एक्सीडेंट में पिताजी चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। पिता की मृत्यु के बाद माँ को ऐसा आघात लगा कि वह हृदय रोगी हो गई। मैंने भी अब निर्णय ले लिया था कि अपना सारा ध्यान माँ की देखभाल में ही लगाऊंगी। इसी बीच गीता दीदी के ससुराल से संदेश आया कि उनके देवर की शादी होने को थी। मेरे पास शादी में पहनने लायक ना तो कीमती कपड़े थे ना गहने। अपनी कमाई से घर चलाने से अब मुझे पैसों की कीमत समझ आ गई थी। पिताजी के पीएफ का पैसा माँ ने अब तक संभाल कर रखा था। मैंने माँ को सलाह दी कि क्यों ना मैं उन पैसों से अपने लिए कीमती कपड़े और गहने खरीद लूँ गीता दीदी के देवर की शादी में पहनने के लिए। माँ मेरी हसरतों को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने हामी भर दी। उन पैसों से हम ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए। शादी में कीमती उपहार भी देने थे। सोने की कीमतें आसमान को छू रही थी। शोरूम में कुछ गहने ऐसे भी थे जो चांदी के थे और उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। देखने में हूबहू सोनों जैसे ही दिख रहे थे। मैंने अपनी ईर्ष्या जनित हसरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं जेवरों को ही खरीद लिया। दीदी के देवर की शादी निपटने के बाद एक दिन के लिए मैं उन्हीं के यहाँ रुक गई। उनके घर पर नई दुल्हन को देखकर मेरी उमंगें अंतर्मन में फिर से कोलाहल करने लगी। ईर्ष्या की अग्नि ने नई दुल्हन को भी अपनी चपेट में लेकर मुझे उकसाया। मुझे लगा संसार में सभी खुश हैं मुझे छोड़कर। मेरे अरमान पूरे होने से पहले ही मंगलीपन की सुनी गुफा की किसी कब्र में दफन हो गए थे। समय पंख लगाकर सरपट दौड़ रहा था और मुझे असमय बूढ़ा किए जा रहा था। फिर भी मुझे प्रतीक्षा तो करनी ही थी अपने 35वें जन्मदिन की। तब शायद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए। बस सोचते सोचते मैं दीदी के घर से वापस अपने घर आ गई। गीता दीदी को ईश्वर ने सारे सुख दिए थे, बस एक दुख के सिवाय। विवाह के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। कहते हैं ईश्वर अगर सारे सुख दे दे तो फिर हम उसे याद ही क्यों करें। इधर गीता दीदी अपने दुख से दुखी थी, उधर मैं अपने दुख से। जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों ने अपने अपने दुखों से समझौता कर लिया था। पर दीदी के घर बार की संपन्नता को देखकर अब भी मेरे मन में हुक सी उठती थी। दुखों से समझौता करना उतना आसान नहीं होता। यदि शरीर में कई बीमारियों का कारण बन जाता है। गीता दीदी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। अचानक ही ज्ञात हुआ कि वे कैंसर से पीड़ित हो गई थी। उनके इलाज की प्रक्रिया चली पर वे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही जी पाएंगी, ऐसा डॉक्टरों ने उस समय बताया। अब हम सबके मन में दीदी की बीमारी और मृत्यु के संबंध में पीड़ा और संकट के बादल गहराने लगे। माँ चाहती थी कि अपने अंतिम दिनों में दीदी हमारे पास ही रहे। उनके ससुराल वालों को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। उसके बाद दीदी हमारे घर आ गई थी। ईश्वर की कृपा से दीदी की आयु 6 महीने से बढ़कर 4 वर्ष और ज़्यादा हो गई, क्योंकि उनका पहला ऑपरेशन सफल हुआ। पर कैंसर ने उनका दामन छोड़ा नहीं था। नियमित रूप से इलाज होने पर भी दोबारा कैंसर ने अपना सिर उठा लिया था। उस बीमारी से लड़ते लड़ते गीता दीदी हार गई थी और स्वयं ही ईश्वर से प्रार्थना करते करते अपने मृत्यु का आवाहन करने लगी थी। इस नश्वर संसार से उपकर उनका मन निराशा के सागर में डूब चुका था। अपने कीमती कपड़ों और गहनों में भी उनकी कोई रुचि बाकी नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने सारी सुंदर साड़ियाँ मुझे दे दी। जेवर नहीं दे पाई थी क्योंकि वे ससुराल की खानदानी तिजोरी में रखे थे। अपने अंतिम दिनों में गीता दीदी अस्पताल में थी। वहीं से उनके पार्थिव शरीर को उनके ससुराल लाया गया। मुझे
जिम्मेदारी दी गई थी कि उनकी अंतिम विदाई पर उनका साज श्रृंगार करूं। मैंने उन्हें दुल्हन की तरह सजाया, वही लाल साड़ी और चुनरी पहनाई जो उन्होंने अपने मुंह दिखाई की रस्म के दिन अपने ससुराल में पहनी थी। घर से चलते समय मैंने अपने सारे जेवर पर्स में रख लिए थे। दीदी को दुल्हन की तरह सजाकर वही गहने उन्हें पहना दिए। लगता ही नहीं था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका चेहरा आत्मतृप्ति से दमक रहा था। उनकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। लग रहा था कि अभी उठ बैठेंगी और पूछेंगी, अरे बबीता, तुमने ये क्या किया? अपने जेवर मुझे पहना दिए, अब तुम अपनी शादी में क्या पहनोगी? मेरी शादी विधाता मेरे भाग्य में लिखना ही भूल गए। किसको दोष दूं? अनायासी मेरे मुंह से निकला, जैसे मैं दीदी से बतिया रही थी और गीता दीदी हमेशा की तरह खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। तभी जीजू ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। गीता दीदी को अंतिम यात्रा में ले जाने का समय आ गया था। जैसे ही उन्हें कमरे से बाहर ले जाया गया, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। समय बीतता गया। एक दिन रवि जीजू की माता जी हमारे घर आईं। माँ उन्हें देखकर दीदी की याद में रो पड़ी। उन्होंने माँ को हौसला बंधाते हुए अपने पल्लू से उनके आंसू पोंछे। फिर उनसे रवि जीजू के लिए मेरा हाथ मांगा। माँ स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैं ही बोल पड़ी, मेरी शादी जीजू के साथ? पर मैं तो मंगली हूँ। अपने मंगली होने के चक्कर में मैं यह भी भूल चुकी थी कि अब मेरी उम्र 35 की आंकड़ा पार कर चुकी थी। सभी लड़कियों को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। उनके ऐसा कहने पर माँ ने भी हामी भर दी। तब तक वह शायद मन ही मन मेरी उम्र का हिसाब लगा चुकी थी। रवि जीजू की माताजी मेरी हर शर्त मानने को तैयार थीं, पर मेरी माँ का शादी के बाद मेरे साथ न रहने की बात को लेकर राजी न हुई। जीजू की माताजी पूरी तैयारी से आई थीं। उन्होंने अपने पर्स में से दीदी के सारे सोने के जेवर निकाले और मेरी गोद में रखकर मेरी गोद भर दी। गीता दीदी के जेवरों की सौगात पाकर मेरे आंसू छलक पड़े। सारी ईर्ष्या आंसुओं की अविरल धारा में बह गई। आज वही ससुराल है, वही जीजू हैं जिन्हें मैं मन से अब भी जीजू ही पुकारती हूँ। अगर कमी है तो दीदी की, जो मेरे मन की ईर्ष्या अपने साथ ले गई और अपना सब कुछ मुझे सौंप गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राकेश और पत्नी पुष्पा को 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता है। हालांकि हर महीने में कुछ पैसा ज़रूर भेज देता है और 3-4 सालों में एक बार मुलाकात हो ही जाती है। राकेश जी का छोटा बेटा पंकज हैदराबाद रहता है अपनी पत्नी श्वेता के साथ। 2 साल पहले छोटे बेटे की शादी करके और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर राकेश जी पत्नी सहित अपने पैतृक गांव में रहने लगे थे। इस बार ठंडियों में वो अपने गांव से हैदराबाद बेटे पंकज के यहाँ रहने आए हैं। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, 1 महीने भर के लिए आए हैं, क्योंकि राकेश जी का मानना है कि ज़्यादा दिन तक एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, इससे अपनी कीमत घट जाती है। चांस की बात थी कि आज राकेश जी और पुष्पा जी की शादी की सालगिरह थी, तो बहू बेटे ने उन्हें शाम को होटल में खाना खाने के लिए ले गए। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी और राकेश जी को रेडियो। तो पुष्पा जी बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता, बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए। माँ, आप लोग कौन सा हमारे पास रोज़ रोज़ आते हैं, इतने समय बाद आप हमारे साथ अपनी सालगिरह मना रहे हैं, तो एक तोहफा तो बनता है ना। श्वेता ने सास को बाहों में भरकर बोली। बेटे ने भी श्वेता की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे
कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली। ऐसे ही चलता रहा। अब राकेश जी और पुष्पा जी को आए काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से एक दिन पुष्पा जी का पैर फिसल गया। उसके बाद से उन्हें कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि मसल्स पुल हो गई है। कुछ दिन आराम करेंगी और दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। अब दोनों का गांव जाना कैंसल हो गया। बहू अब पुष्पा जी को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम करती। बहू को यूं सेवा करते देख दोनों सास ससुर उसे ढेरों आशीर्वाद देते। कभी कभी समधन का भी फोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। पुष्पा जी रुआसी होकर राकेश जी से बोली, माँ ये भी तो आपका ही घर है, अब आप दोनों यही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर आप गांव में अकेली होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता। बेटे ने माँ को प्यार से समझाते हुए कहा। बहू कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। पुष्पा जी को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। श्वेता किसी काम से बाहर गई थी। संजोग से वो अपना फोन घर पर ही भूल गई। कमरे में पंकज मौजूद था। उसने देखा कि पत्नी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। पंकज ने कभी भी पत्नी के फोन को हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वालों से क्या बात कर रही है। ना चाहते हुए भी पंकज की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। सास ससुर की सेवा करते करते बेटा कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना। जैसे ही ये ठीक हो इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी जिंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगी। ये यहाँ रहेंगे तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे। पंकज को तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर फिर उसने पत्नी के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ मेरी तो आफत आ गई काम करते करते। सोचा था थोड़े दिन के लिए आए हैं तो इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दूं ताकि अच्छी बनी रहूं, फिर तो ये गांव चले जाएंगे, मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी। अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल लेंगी। श्वेता के घर आते ही पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। श्वेता पे गुस्सा करते हुए बोला, तुम इतनी दोहरी सोच वाली औरत हो, तुम्हारे मैसेजेस ही पढ़कर पता चल गए। सामने इतनी मीठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इसका मतलब तुम सबका फोन चेक करते हो? ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्वेता भड़क उठी। तब पंकज चिल्ला उठा, तुम्हारे मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं, मैंने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी मम्मी पापा बेचारे इतने समय बाद हमारे पास रहने आए तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा मैंने क्या गलत बोला? तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो आराम से, और यहाँ घर की उथल पुथल से परेशान मैं अकेली होती हूँ। इनके आने से घर में काम काज बढ़ गया है। इस बार इनका रुकना तो कुछ ज्यादा दिन तक रहा। तुम अपने पापा को थोड़ा समझा क्यों नहीं देते? छड़ी और जूते चप्पल क्या ड्राइंग रूम में रखने की वस्तुएं हैं? एक ही बार में अखबार पढ़कर समेटने की बजाय अखबार के सभी पन्ने सारे घर में फैले मिलते हैं। बाहर से सैर करके आएंगे तो अपना कुर्ता पजामा उतारकर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर ही टांग देंगे। माँ की दवाइयों के रैपर हर कमरे में यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं। आज सुबह धुले कपड़ों में से माँ के कपड़े निकालकर बरामदे में सूखने डाल दिए कि माँ को इन कपड़ों में अधिक आराम महसूस होता है। अरे सुखाने की इतनी ही जल्दी थी तो मुझे बोल देते, मैं छत पर डाल देती। फिर शाम को मिट्टी से भरे अपने सैर वाले जूते बाहर बरामदे में ही छोड़ देते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनके रहने के तौर तरीकों से। पंकज के जरा धीरे बोलो कहने पर वो और भी अधिक बिफर उठी। श्वेता की चिड़चिड़ाहट से अब तक पंकज भी अपना संयम खो चुका था। वह भी बौखलाया, क्या कुछ भी बोले जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती हो आजकल। पंकज की आवाज़ शायद कुछ अधिक ही ऊंची हो गई थी क्योंकि राकेश जी
और पुष्पा जी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। बहू का मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास ससुर को मुसीबत कहना। वो तो सोच रहे थे कि बहू उनसे कितना प्यार करती है, पर ये सब तो दिखावा निकला, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। बहू की दोगली बातों ने खासकर पुष्पा जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। पुष्पा जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो बेटे से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, अब हम गांव वापस जाना चाहते हैं। माँ, आपको जल्दी है क्या जाने की? आराम से रहो ना बेटा, हम अकेले रह लेंगे, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकते। पुष्पा जी बहू की ओर देखकर बोली, बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब हम वापस गांव जाना चाहते हैं। वैसे भी हम अब तक गांव में अकेले ही रहते आए हैं, वैसे ही रह लेंगे। राकेश जी ने बेटे को समझाते हुए कहा और अगले ही दिन दोनों गांव वापस चले गए। अब वो वापस कभी नहीं आएंगे हैदराबाद। दोनों अकेले एक दूसरे के साथ रह लेंगे, मगर अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।